हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं लोदी डायनास्टी के बारे में। लोदी डायनास्टी हम इस वीडियो में पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ प्रोविंशियल किंगडम्स भी हम कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए लोदी डायनास्टी हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए लोदी डायनास्टी के बारे में सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए, लोदी डायनास्टी वायर अफगानस। क्या लोदी डायनास्टी वाले जो थे ना वो भी अफगानस थे। क्या थे? लोदी डायनास्टी दे वायर अफगानस बाय रेस। ठीक है, दे वायर अफगानस बाय रेस। और ये भी याद रखना, दे आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट अफगान डायनास्टी। फर्स्ट अफगान डायनास्टी याद रख लीजिए मेरे दोस्तों, फर्स्ट अफगान डायनास्टी ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा गया फर्स्ट अफगान डायनास्टी ऑफ इंडिया कौन थी तो आपका आंसर होना चाहिए दैट वाज लोदी डायनास्टी। देखिए जिस वक्त सैयदस इससे पहले सैयदस रूल कर रहे थे ना दिल्ली पे, है ना। दिल्ली सल्तनत किनके अंडर थी? सैयद डायनास्टी के अंडर। दैट वाज फाउंडेड बाय खजर खान, है ना। अच्छा, जिस वक्त सैयदस दिल्ली में रूल कर रहे थे ना उस वक्त जो लोदी डायनास्टी वाले हैं ना ये भी अफगानिसी थे। तो ये कहां पे उस वक्त रूल कर रहे थे? ये उस वक्त रूल कर रहे थे सिरहिंद में। कहां पे? जिस वक्त लोदी डायनास्टी वाले जिस वक्त सैयद डायनास्टी वाले रूल कर रहे थे दिल्ली पे, उस वक्त लोदी डायनास्टी वाले रूल कर रहे थे सिरहिंद पे। ठीक है। अच्छा देखिए लोदी डायनास्टी के तीन इंपॉर्टेंट रूलर जो आए, तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स। सबसे पहले इनमें से आया बहलाल लोदी। कौन आया? बहलाल लोदी आया। बहलाल लोदी के बाद आया सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी आया। सिकंदर लोदी पढ़िए, लोदी पढ़िए, ये बात है। ठीक है, सिकंदर लोदी के बाद आया इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। लेकिन सबसे पहला जो रूलर आया लोदी डायनास्टी का वो था बहलाल लोदी और लास्ट जो रूलर था वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, चलिए पहले आप बहलाल लोदी जो है बहलुल लोदी को आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए मेरे दोस्तों, ये जो बहलुल लोदी है ना इसने रूल किया फ्रॉम 1451 टू 1489 इसने रूल किया। ठीक है। अच्छा यहीं पे आप ये पॉइंट याद रखोगे, बहला लोदी जो है ना ही इज लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन था? वो था बहलल लोदी। ठीक है, तो कितने टाइम के लिए इसने रूल किया? इसने 38 ईयर्स के लिए खुद ही अकेला इसने 38 ईयर्स के लिए इसने रूल किया। ठीक है। अच्छा देखिए जब ये रूलर बन गया ना, बहला लोदी जब रूलर बन गया इसने कन्क्वेस्ट ऑफ जौनपुर किया। ठीक है, जौनपुर को इसने कब्जा किया। ठीक है, कन्क्वेस्ट उसका किया। ठीक है, जो जौनपुर है ना उस वक्त जिस वक्त बहला लोदी ने उसको अटैक किया ना, कन्क्वेस्ट किया, उस वक्त जौनपुर को कहा जाता था सिराज ऑफ ईस्ट। क्या कहा जाता था? सिराज ऑफ ईस्ट जौनपुर को कहा जाता था और इसी पे कन्क्वेस्ट किया बहला लोदी ने। ठीक है, देखिए जिस वक्त बहला लोदी ने जौनपुर के ऊपर कन्क्वेस्ट किया तो उस टाइम पे वहां पे कौन सी डायनास्टी रूल कर रही थी? शरकोई डायनास्टी। कौन? शरकोई डायनास्टी उस वक्त जौनपुर पे क्या कर रही थी? रूल कर रही थी। शरकोई डायनास्टी का कौन सा रूलर था वहां पे? वहां पे था हुसैन शाह। कौन? किंग हुसैन शाह उस वक्त जौनपुर पे रूल कर रहा था। जो शरकोई डायनास्टी का था 1479 की बात है ये। ठीक है, 1479 में ये कन्क्वेस्ट हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, टू सम एक्सटेंट हम कहते हैं ही रिवाइव्ड दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जो मतलब इश्यूज, जो कंफ्यूजन्स, जो छाउस, जो टेंशंस दिल्ली सल्तनत में उठा था, जैसे कि आपने देखा सैयद डायनास्टी या इससे पहले जो डायनास्टी थोड़ा सा वो असैसिनेशन, जो भी थ्रोन पे आता था उसका असैसिनेशन किया जाता था, आपस में लड़ते थे थ्रोन के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं ना इनको खत्म करने की कोशिश की थी किसने? बहला लोदी ने। टू सम एक्सटेंट वी से ही रिवाइव्ड दिल्ली सल्तनत। ही रिवाइव्ड दिल्ली सल्तनत। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना। अच्छा देखिए जो बहला लोदी है ना इसने कुछ कॉइन्स भी इशू किए। उन कॉइन्स का नाम था बहलोली कॉइन। ठीक है, इसने इशू की बहलोली कॉइन। Who issued Bahloli coin? These coins were issued by बहला लोदी। ये उसने खुद ही इशू किए थे बहला लोदी ने। ठीक है, और ये सिल्वर की थी। ठीक है, ये सिल्वर कॉइन्स थी। और याद रख लीजिएगा ये जो बहलल कॉइन है ना ये कंटिन्यू हुई बराबर बहला लोदी से, ये कंटिन्यू हुई और अकबर के रीन तक इन कॉइन्स की प्रोडक्शन होती थी और ये कॉइन्स चलते थे। ठीक है, यानी कि ये मुगल एम्पायर में भी, ठीक है, इन कॉइन्स का फिर इस्तेमाल किया जाता था। अब इसके बाद ये भी याद रख लीजिएगा आप, देखिए बहला लोदी
एक ऐसा, सिर्फ ये दिल्ली सल्तनत में से ये ऐसा एक रूलर था हु नेवर सैट ऑन थ्रोन। तो दिल्ली सल्तनत का ये वो किंग था जो कभी भी थ्रोन पे नहीं बैठा। फिर कहां पे बैठा था? ये सिंपली एक कारपेट पे बैठा था, ठीक है। जो इसके अमीन्स होते थे, ठीक है, जो इसके अमीन्स होते थे, जो इसके मिनिस्टर्स होते थे, उनको भी ये कारपेट पे ही बिठाता था। खुद ये कभी भी थ्रोन पे नहीं बैठता था। ही नेवर सैट ऑन थ्रोन एंड ही यूज्ड टू सिट ऑन कारपेट्स अलोंग विद हिज अमीन्स। दिस वाज ऑल अबाउट बेलाल लोदी, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट बेलाल लोदी। नाउ आप अंडरलाइन कर लीजिए सिकंदर लोदी। देखिए, हाँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको पहले ही बताना भूल गया, एक्चुअली वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन यहाँ पे भी आप फिर से बताऊंगा, रिपीट करूंगा। देखिए, सैयद डायनास्टी ने रूल किया था। सैयद की मैं पहले बात करूंगा, 1414 टू 1451 एडी तक सैयद डायनास्टी ने रूल किया। उसके बाद 1451 से लेकर 1526 एडी तक रूल किया किसने? 1526 तक रूल किया लोदी डायनास्टी में, ठीक है। अब सिकंदर लोदी आपने अंडरलाइन किया। सिकंदर लोदी ने रूल किया 1489 टू 1517 एडी तक, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिकंदर लोदी जो है ना, इसका जो रियल नेम था ना, सिकंदर लोदी का जो रियल नेम था वो था निज़ाम खान। क्या था? निज़ाम खान वाज रियल नेम ऑफ सिकंदर लोदी। इसने एग्रीकल्चरल लैंड जो है ना, एग्रीकल्चरल लैंड मेजरमेंट के लिए इसने इंट्रोड्यूस किया एक मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। इसने एक मेजरमेंट सिस्टम इसने एक इंट्रोड्यूस किया। उस मेजरमेंट सिस्टम का नाम था, या तो उसको गजी सिकंदरी कहते हैं, गजी सिकंदरी। कुछ बुक्स में लिखा गया है गजी सिकंदरी, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना, गजी या गजी एक ही बात है, ठीक है। गजी सिकंदरी या गजी सिकंदरी, ठीक है। ये क्या था? यहाँ गजी सिकंदरी या गजी सिकंदरी जो है ना, इसको कहा जाता था सिकंदर्स यार्ड भी इसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिकंदर्स यार्ड भी इसी को कहा जाता था। ये क्या था? ये एक मेजरमेंट, ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट था जिससे मेजर किया जाता था कल्टीवेटेड फील्ड्स को, एग्रीकल्चरल लैंड को। जिस तरीके से क्या किया, जिससे एग्रीकल्चरल लैंड को मेजर किया जाता था। ये 32 डिजिट्स का होता था, ठीक है। 1 गजे सिकंदरी जो है ना, वो 32 डिजिट्स के बराबर होता था, यानी कि 32 इंचेस हम कहेंगे, 32 इंचेस या डिजिट्स के बराबर हम होता था, ठीक है। डिजिट्स या इंचेस ये एक ही बात है इधर, ठीक। देखिए, फिर 1504 एडी में क्या होता है, जो सिटी ऑफ आगरा है ना, सिटी ऑफ आगरा, हु वाज फाउंडर ऑफ सिटी ऑफ आगरा? तो आपका आंसर होना चाहिए सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी फाउंडेड सिटी ऑफ आगरा इन 1504 एडी, ठीक है। और उसके बाद फिर 1506 एडी में सिकंदर लोदी ने इस आगरा सिटी को अपना कैपिटल भी बनाया। क्या बनाया? अपना कैपिटल भी बनाया, ठीक है। अच्छा, देखिए, जो जस्टिस का डिपार्टमेंट इसने अलग बनवाया था, ठीक है। मतलब पहले से ही था, उस पर ये ज़्यादा ध्यान दे रहा था। एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट पे ये ज़्यादा ध्यान दे रहा था। जो ज़कात जो मैंने आपको बताया था, ये एक टैक्स होता था, ठीक है। ज़कात का जो टैक्स है ना, इसको एबॉलिश किया गया। ज़कात टैक्स एक्चुअली लगता था ग्रेन्स के ऊपर, ठीक है। ग्रेन्स प्रोडक्शन जो होती थी ना, उसी के ऊपर एक्चुअली ज़कात लगती थी। तो ये ज़कात जो है ये इसने एबॉलिश की, ठीक है। और इसने भी बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह जो हैं वो ब्रेक किए। इसने भी बहुत सारे टेम्पल्स ब्रेक किए। जैसे कि ये कहा जाता है कि ज्वालामुखी जो है ना, ज्वालामुखी टेम्पल जो है कहाँ पे? नगरकोट कंगरा में, हिमाचल प्रदेश में, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। वहाँ पे इसने आइडॉल्स को ब्रेक किया। क्या किया? आइडॉल्स को ब्रेक किया। वहाँ पे कुछ इमेजेस होली इमेजेस थी, ठीक है। तो उनको भी इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा याद रखना, जो मुस्लिम वुमेन है ना, मुस्लिम वुमेन जो श्राइन्स पे जाती थी, मुस्लिम वुमेन जो श्राइन्स पे जाती थी, या जो सेंट्स वगैरह के पास जाती थी, ठीक है। बाबा जो होते हैं, ठीक है। तो श्राइन्स सेंट्स वगैरह के पास जो जाती थी मुस्लिम वुमेन, तो ये भी इसने प्रोहिबिट किया। क्या किया? इसको भी इसने प्रोहिबिट किया। इसने बोला कि वुमेन जो है वो सेंट्स के पास, वो श्राइन्स पे, ज़ियारतों वगैरह पे वो नहीं जा सकती हैं। और देखिए, मुहर्रम फेस्टिवल पे जो तजियास मुहर्रम फेस्टिवल होता है ना, मुहर्रम फेस्टिवल पे जो तजियास किया जाता है ना, प्रोसेशन ऑफ तजियास जो है, ये भी इसने एबॉलिश किया, प्रोहिबिट किया। क्या किया? प्रोहिबिट किया।
ठीक है। अच्छा देखिए, जो सिकंदर लोदी है ना, सिकंदर लोदी खुद भी एक पोइट था। क्या था? ये खुद भी एक पोइट था। इसने बहुत सारे वर्सेस लिखे हैं पर्शियन लैंग्वेज में, और इसने जो अपनी बुक लिखी हैं जिसमें इसने कुछ पोएम्स लिखी हैं, कुछ वर्सेस लिखी हैं, उस बुक का नाम है गुलरुखी। क्या उसका नाम है? गुलरुखी उस बुक का नाम है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा गुलरुखी किसकी बुक है, ये किसने लिखी है, इसका ऑथर कौन है? सिकंदर लोदी इसका ऑथर खुद ही है। इसने बहुत सारी संस्कृत बुक्स को भी ट्रांसलेट करवाया। ठीक है, जैसे इसने संस्कृत बुक जो आयुर्वेदा है ना, आयुर्वेदा जो संस्कृत एक बुक है, संस्कृत बुक, इसको इसने ट्रांसलेट करवाया किसमें? अरबिक लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में। और जब इसने आयुर्वेदा संस्कृत बुक को चेंज करवाया किसमें? अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया, फिर उस जो अब अरबिक जो आयुर्वेदा बुक, लेकिन जो अब किस लैंग्वेज में थी? अरबिक, यानी कि आयुर्वेदा बुक इन अरबिक लैंग्वेज फॉर्म में जब आई तो उस बुक का नाम फिर इसने रखा फरहंगे, फरहंगे सिकंदरी। क्या रखा? फरहंगे सिकंदरी। ठीक है। जो टर्म है ना, अब सिकंदर का जो टर्म है, टर्म ऑफ सिकंदर, टर्म ऑफ सिकंदर जो है ना, तो ये किसने बनवाया था? ये कहाँ पे है? सबसे पहले ये कहाँ पे है? देखिए, ये लोधी गार्डन में है। लोधी गार्डन, लोधी गार्डन या लोधी पड़ी एक ही बात है। ये कहाँ पे है? लोधी गार्डन दिल्ली में है। तो टर्म ऑफ सिकंदर दिल्ली में है। ये किसने बनवाया था टर्म ऑफ सिकंदर? ये फिर इसके बाद जो रूलर आया था ना, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी ने ही सिकंदर लोदी का टर्म बनवाया था। कहाँ पे? लोधी गार्डन दिल्ली में। ठीक है। और याद रखना, जो टर्म ऑफ सिकंदर है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सिकंदर का टर्म है ना, सिकंदर, टर्म ऑफ सिकंदर टर्म यानी कि टर्म ऑफ सिकंदर जो है ना, तो ये पहला एग्जाम्पल है। इट इज फर्स्ट एग्जाम्पल, इट इज फर्स्ट, याद रखना, इट इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डबल डूम। डबल डूम, देखिए डूम शेप्ड होते थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स टॉम्स वगैरह होती थी, लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल जो डबल, जिसमें डबल डूम होता, ठीक है, तो डबल डूम का जो एग्जाम्पल है ना, वो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डबल डूम, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डबल डूम हम कहेंगे बिल्डिंग जो है या टर्म जो है, वो कौन है? वो है टर्म ऑफ सिकंदर। ठीक है। अच्छा देखिए, सिकंदर लोदी ने जो मौत की मस्जिद, मौत की मस्जिद भी इसको कुछ लिखते हैं, कुछ लिखते हैं मौत की मस्जिद। ठीक है, मौत की मस्जिद जो है ना, मौत की मस्जिद जो है, ये किसने बनवाई थी? ये भी सिकंदर लोदी ने ही बनवाई थी। ठीक है। अच्छा, कुतुब मीनार को भी इसने रिपेयर किया, कुतुब मीनार को भी सिकंदर लोदी ने रिपेयर किया। अब इसके बाद कौन सा रूलर आएगा? इसके बाद आया इब्राहिम लोदी। कौन आया? इब्राहिम लोदी। इसके बाद अब रूलर आया इब्राहिम लोदी जो है, तो 1517 टू 1526 एडी, 1526 एडी तक इसने रूल किया। जो इब्राहिम लोदी था ना, इब्राहिम लोदी ये एक रिप्रेसिव रूलर था। क्या था? रिप्रेसिव, यानी कि ये भी लोगों को फोर्सफुली कोई भी काम कर रहा था उसको फोर्स से करवाता था। ठीक है, उसको लोग वगैरह जो है मानते नहीं थे। ये थोड़ा सा जालिम था इब्राहिम लोदी जो है ना, ये भी थोड़ा सा जालिम था। और जालिम होने की वजह से ही कुछ इसके जो अपने नोबल्स थे ना, वो क्या हो गए? वो इसके खिलाफ हो गए। ठीक है, वो इसके अगेंस्ट हो गए। ठीक है। फाइनली क्या हुआ? जब इसके अगेंस्ट हुए तो फाइनली एक गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर ऑफ पंजाब, नोट कर लीजिए, गवर्नर ऑफ पंजाब, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था दौलत खान लोधी। क्या उसका नाम था? दौलत खान लोधी उसका नाम था। तो दौलत खान लोधी ने क्या किया? इसने इनवाइट किया बाबर को। बाबर कहाँ का था? बाबर अफगानिस्तान का था। इसने इनवाइट किया बाबर को और कहा उसको कि आप इब्राहिम लोधी को ओवरथ्रो करो, यानी कि आप इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक करो और उसको किल करो, और बाहर ये जो दिल्ली सल्तनत है, ये जो दिल्ली है, इसको आप अपने कब्जे में ले लीजिए, यानी कि जो भारत की जो टेरिटरी है इसको आप अपने कब्जे में ले लीजिए। ठीक है। अच्छा याद रख लीजिए, जो इब्राहिम लोधी है ना, इसने ग्वालियर को कैप्चर किया था। किसको? ग्वालियर को कैप्चर किया था इसने। वहाँ पे राणा सांगा जो था ना, राणा सांगा जो था मेवाड़ का, ठीक है, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ को इसने डिफीट किया था और ग्वालियर को कैप्चर किया था। और फाइनली क्या होता है? फाइनली क्या होता है? इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था किसने? बाबर ने इसको डिफीट किया। इब्राहिम लोधी को बाबर ने क्या किया? डिफीट किया। कब? 1526 एडी में। कहाँ पे डिफीट किया? बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जब हुआ, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जब हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे इब्राहिम लोधी और बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जो है किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। कब हुआ था? 1526 एडी में। इसमें क्या हुआ था? इसमें बाबर ने
इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और वहाँ पे बाबर ने इसी बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट में उसको किल भी कर दिया, ठीक है। और जैसे ही इब्राहिम लोदी को किल किया गया, ठीक है, तो विनर विनर चिकन डिनर हो गया और वहाँ पे दहली सल्तनत जो है, दहली सल्तनत का खात्मा हुआ, ठीक है। तो दहली सल्तनत दहली सल्तनत का पीरियड कौन सा था, मैंने आपको बताया भी था, दहली सल्तनत का पीरियड कौन था, शाबाश, 1206 AD से लेकर 1526 AD तक, ठीक है। 1206 to 1526 AD जो ये पीरियड था, ये रहा दहली सल्तनत का। तो लास्ट रूलर कौन था, इब्राहिम लोदी दहली सल्तनत का। देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, मतलब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सोसाइटी, कुछ टर्म्स हम देखेंगे, उन टर्म्स का मतलब क्या था, एक्चुअली हमें कुछ टर्म्स समझने हैं। देखिए आपको पता कुछ जो कंट्री है ना, देखिए दहली सल्तनत के रिलेटेड है। दहली सल्तनत के टाइम पे जो कंट्री है ना, दैट वाज डिवाइडेड इनटू इक्तास। नोट करो, दहली सल्तनत के टाइम पे जो कंट्री है ना, कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इक्तास, ठीक है। और जो नोबल्स थे या जो ऑफिसर्स थे, जो सोल्जर्स थे, जिनको इक्ताज मिलता था, ठीक है, यानी कि एक लैंड होती थी, ठीक है, उनको क्या करना होता था, उनको एक लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन करना था और रेवेन्यू कलेक्शन करनी थी, उनको अपनी सैलरी उसमें से डिडक्ट करनी थी, बाकी जो बचता था रेस्ट, उस अमाउंट को क्या कहा जाता था, फाजिल या फवाजिल। फवाजिल किसको देना पड़ता था, गवर्नमेंट को देना पड़ता था, ठीक है। कुछ समाल इक्ता होल्डर्स, कुछ ऐसे भी थे जिनको समाल इक्ताज थे, जिन इक्ता होल्डर्स वायर नोन एज इक्तादार्स, लेकिन जो कुछ समाल इक्ताज थे ना, समाल इक्ता होल्डर जो थे, जिनके पास मतलब छोटी छोटी ये लैंड असाइनमेंट्स होती थी, उनको खुट्टस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खुट्टस कहा जाता था, या उनको मुकदमस कहा जाता था, ठीक है, मुकदमस, MUQQADAMS, मुकदमस कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड, उसको वजीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वजीर कहा जाता था, या हम कहेंगे चीफ मिनिस्टर उसको कहा जाता था। उसका काम क्या होता था, वो सुपरवाइज करता था, किसको सुपरवाइज करता था, वो नजर रखता था, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जो होता था, जो अकाउंट्स वगैरह जो है, एक्सपेंडिचर वगैरह जो है, वो उसको भी चेक करता था, ठीक है। उसका जो ऑफिस है ना, वजीर का जो ऑफिस था, दैट वाज नोन एज दीवान वजारत। क्या उसको कहा जाता था, दीवान वजारत उसको कहा जाता था, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरा एक डिपार्टमेंट था दीवान अरज। दीवान अरज, दीवान अरज का काम क्या था, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब डिपार्टमेंट था। ये जो दीवान अरज है ना, इस डिपार्टमेंट का हेड होता था अरिज़े ममालिक। कौन होता था इसका हेड, अरिज़े ममालिक इसका हेड होता था। अब बताओ कि दीवान अरज जो होता था, इसका काम क्या होता था, इस डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का काम होता था रिक्रूटमेंट करना। क्या, रिक्रूटमेंट करना और इनको पेमेंट देना, ठीक है। जब रिक्रूट हो जाएंगे सोल्जर्स वगैरह या कोई भी अफसर, उसको फिर पेमेंट देना, ठीक है, ये भी इसका काम होता था। इंस्पेक्शन ऑफ ट्रूप्स, इंस्पेक्शन ऑफ ट्रूप्स, ये भी इसका काम होता था, किसका, दीवान अरज का। इसके बाद और एक डिपार्टमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ये भी था, दीवान इंशा। क्या था, दीवान इंशा, ठीक है। इस दीवान इंशा, ये जो डिपार्टमेंट, इसका हेड कौन था, इसका हेड होता था दहिरे ममालिक। कौन होता था, दहिरे ममालिक। दिस मैनेजर, ये जो दहिरा ममालिक है ना, दिस मैनेजर रॉयल कॉरस्पोंडेंस। तो ये काम रॉयल कॉरस्पोंडेंस जो है, ये काम किसका होता था, ये दीवान इंशा का होता था। नेक्स्ट एक डिपार्टमेंट होता था दीवान रिसालत, ठीक है, दीवान रिसालत। अभी बताओ कि दीवान रिसालत जो है ना, ये कौन सा डिपार्टमेंट था, इट वाज डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इट वाज डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। देखिए दीवान रिसालत जो है ना, इसका जो हेड होता, हाँ ठीक है, दीवान रिसालत वाज डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब दूसरा एक होता था दीवान कज़ाए, दीवान कज़ाए ममालिक। दीवान कज़ाए ममालिक जो है वो होता था, ये कौन होता था, ही वाज, ये जो दीवान कज़ाए ममालिक जो ना, ही वाज द हेड नहीं होता, सॉरी, ये एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। फिर से समझा देता हूँ, देख लीजिए अगर आप कंफ्यूज हुए होंगे तो। देखिए दीवान रिसालत मैंने आपको बताया, इट वाज डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दीवान कज़ाए ममालिक वाज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अच्छा, और एक डिपार्टमेंट होता था जिसका नाम था दीवान इश्तियाक। दीवान इश्तियाक जो है ना, दीवान इश्तियाक वाज डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स, इट वाज डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक होता था ऑफिसर जिसका नाम था मुस्ताफ़े ममालिक, मुस्ताफ़े ममालिक।
मुस्ताफी ममालिक जो है ना, ये वो डिपार्टमेंट था, ये वो अफसर्स यहाँ पे होते थे जो ऑडिटेड द अकाउंट्स, जो अकाउंट्स को ऑडिट करते थे। ठीक है। अच्छा, और एक डिपार्टमेंट था अच्छा, जो रिलीजियस मैटर्स एंड एंडाउमेंट्स जो होते थे, दीज वायर डील्ड बाय सदर दीज वायर डील्ड बाय, इसको कौन डील कर रहा था? सदर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अब देखिए बर्द ममालिक कौन होता था? हेड ऑफ इंटेलिजेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, ये हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता था। जो प्रोविंसेस थी ना, बाकी जो प्रोविंस दिल्ली सल्तनत में जो बाकी प्रोविंस थी, दैट वाज डिवाइड इनटू शिक्स। ठीक है, उसको शिक्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, और ये शिक्स जो थे, ये किसके कंट्रोल में होती थी? ये शिक्स किसके कंट्रोल में होती थी? ये तमाम जो शिक्स हैं, ये शिकादारस के कंट्रोल में होती थी। जैसे इक्तादारस के कंट्रोल में होती थी, शिका जो है ये शिकादारस के कंट्रोल में होती थी। ठीक है। अच्छा, परगनाज भी हुआ करते थे। परगनाज, जिस तरीके से आज हम बोलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से परगनाज होते थे। परगनाज में हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट होती थी। ठीक है, एक परगना में हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस होती थी। एक परगना में हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस होती थी। यानी कि परगनाज कैसे बनती थी? ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ विलेजेस। ईच विलेज वॉज हेडेड बाई अमीरस। विलेज का हेड कौन होता था? नहीं, देखिए परगनाज जो है, परगनाज वायर हेडेड बाय अमीरस, ये याद रखना। ठीक है, परगनाज जिसमें हंड्रेड्स ऑफ विलेज होती थी, दीज वायर हेड बाय अमीरस। एक्चुअली मुझे जल्दी है क्योंकि यहाँ से जुमा नमाज पढ़नी है, दैट्स वाई थोड़ा होता है, लेकिन यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आपको कोई भी मतलब कन्फ्यूजन, कोई भी यहाँ पे गलती नहीं रहनी चाहिए। देखिए, परगनाज वायर हेडेड बाय अमीरस। ठीक है, याद रखना। अच्छा, विलेज जो है, विलेज वाज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Village was smallest unit of administration during the period of दिल्ली सल्तनत। देखिए, विलेजेस से जो मतलब विलेजेस से जो रेवेन्यू हासिल किया जाता था ना, विलेजेस से जो रेवेन्यू हासिल किया जाता था, वो रेवेन्यू जो है ना, उसमें दो ऑफिसर्स होते थे। एक होता था चौधरी, ये भी विलेज को मतलब ये मान लीजिए विलेज का हेड होता था। और दूसरा होता था पटवारी। ये दो पोस्ट्स होते थे, ये दो ऑफिसर्स होते थे। चौधरी और पटवारी क्या करते थे? ये करते थे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कहाँ पे? विलेजेस में। और चौधरी और पटवारी का जो ऑफिस है ना, ये हेरिडेटरी ऑफिस था। ठीक है, हेरिडेटरी ऑफिस होता था, हेरिडेटरी पोस्ट था ये। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ कल्चरल डेवलपमेंट जो हुई। ठीक है, 13 to 15th सेंचुरी में जो कुछ कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत पीरियड में जो कुछ कल्चरल डेवलपमेंट्स हुई, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, यूज ऑफ आर्क एंड डोम टाइप ऑफ आर्किटेक्चर जो है ना, ये भी दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही स्टार्ट हुआ। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम देंगे जिसमें आर्क एंड डोम शेप के बेसिस पे बनाई गई थी, तो वो था टर्म ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? टर्म ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और क्या है? अच्छा, देखिए म्यूजिक की अगर हम बात करेंगे, जो रबाब और सरंगी जो है ना, रबाब और सरंगी भी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही यहाँ भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। अच्छा, अमीर खुसरो, जिसको हम तोते हिंद बोलते थे, ठीक है, उसने बहुत सारे पर्शियन अरबिक रगास उसने इंट्रोड्यूस किए। और अमीर खुसरो ने सितार भी इंट्रोड्यूस किया यहाँ भारत में बैठ के ही। ठीक है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही स्पिनिंग व्हील जो है ना, स्पिनिंग व्हील इंट्रोड्यूस किया था किन्होंने? तुर्कुज ने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जिस वक्त ये जो पीरियड था, इसी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही तुर्कस ने स्पिनिंग व्हील जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, और सेरीकल्चर भी इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, ये किसने बनाई थी? ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाई दरवाजे किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये मैंने आपको बताया है। अच्छा, अदाई दीन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अच्छा, और है कुछ, सिटी जो है, सिटी ये किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ये भी बनाई थी।
और क्या है आप, अच्छा सिटी ऑफ जौनपुर, ठीक है, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही इसको मतलब डेवलपमेंट यहाँ पे की थी। हम कहेंगे कुछ बुक्स में लिखा गया है, मतलब क्रेडिट जो है ना पूरा वो इसी को दिया जाता है, फिरोज शाह तुगलक को ही। अच्छा ज़रा आप ये बुक्स आप देख लीजिए, जो खजियानुल फुतू जो है ये बुक किसने लिखी थी, ये अमीर खुसरो ने लिखी थी। किसने लिखी थी, अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा किसने लिखी थी, ये भी अमीर खुसरो ने लिखी थी। तरीके अलाई ये किसने लिखी थी, ये भी अमीर खुसरो ने लिखी थी। तबाकत नसीरी मिनाजुल सिराज ने लिखी थी। तारीख फिरोशाही ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी। गीता गोविंद जयादेवा ने लिखी थी, ठीक है। अच्छा मिता कशरा ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी विज्ञानेश्वरा ने। दया बगा जिमुता वहाना ने लिखी थी। आशिका एंड खिजर खान अमीर खुसरो ने लिखी थी। अमुकता मलियादा ये किसने लिखी थी, कृष्णा देवा रया ने। फुतवात फिरोशाही फिरोज शाह ने लिखी थी। परसना कगावा जयादेवा ने लिखी थी। खामसा अमीर खुसरो ने लिखी थी। मिफ्ताउल फुतू ये किसने लिखी थी, अमीर खुसरो ने लिखी थी। अच्छा इसमें से इंपॉर्टेंट जो है ना, इसमें से जो आप जिस पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करोगे वो ये दो बुक्स हैं, इस पर ज़्यादा फोकस आप नहीं करना, इस पर भी आप फोकस ज़्यादा नहीं करना, इस पर भी नहीं, और इस पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करना। बाकी जो बुक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे ये बताऊं कि अगर यहाँ पे गुलरुखी लिखा होगा, गुलरुखी आप मुझे बता सकते हो गुलरुखी किसने लिखी, ये मुझे आप ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट में बताओगे, कहाँ पे बताओगे, लेकिन मुझे बताना गुलरुखी बुक जो है किसने लिखी थी, क्योंकि अभी जस्ट नाउ मैंने आपको पढ़ाया था। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए प्रोविंशियल किंगडम्स, ठीक है। कुछ प्रोविंशियल किंगडम जैसे इसमें हमारा कश्मीर भी आता था, ठीक है। प्रोविंशियल किंगडम्स में आता था बंगाल आता था, गुजरात, मेवाड़ आता था, कश्मीर आता था, मालवा आता था, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोविंशियल किंगडम्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए, प्रोविंशियल किंगडम जो है इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, कश्मीर पढ़ोगे या गुजरात, बताओ, या मेवाड़ पढ़ोगे, बताइए। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बंगाल से, ठीक है। बंगाल ये भी एक प्रोविंशियल किंगडम थी। So let's start here from provincial kingdoms. First of all, we will start from Bengal. Bengal it was a provincial kingdom. तो चलिए देखिए बंगाल जो है ना, बंगाल दिल्ली से ब्रेक हुआ, ठीक है। यानी कि बंगाल जो है ना ये दिल्ली के साथ मतलब था, ठीक है, दिल्ली का एक पार्ट था, दिल्ली के दरबार का एक पार्ट था, ये इससे ब्रेक हुआ, ठीक है। कब ब्रेक हुआ, शाबाश, ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के रीन के दौरान, मोहम्मद बिन तुगलक के रीन के दौरान जो बंगाल है ये ब्रेक हुआ दिल्ली से, ठीक है। उसके बाद आप याद रखोगे 1342 एडी में, 1342 एडी में क्या होता है, एक नई डायनास्टी बनती है। क्या बनती है, एक नई डायनास्टी बनती है। उस डायनास्टी का नाम होता है इलियास शाही डायनास्टी। उस डायनास्टी का नाम होता है, क्या होता है, इलियास शाही उस डायनास्टी का नाम होता है। देखिए मैंने आपको बताया कि बंगाल जो है इट ब्रोक अवे फ्रॉम दिल्ली अंडर द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। सेकंड पॉइंट आपने देखा, इन 1342 एडी ए न्यू डायनास्टी वाज फाउंडेड हियर इन बंगाल विच वाज नोन एज इलियास शाही डायनास्टी। अगर आपसे ये पूछा गया बंगाल में जो इलियास शाही डायनास्टी बनी इसका फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर था इलियास खान। इलियास खान इसका फाउंडर था, ठीक है। अच्छा इस इलियास शाही डायनास्टी जो थी इसका एक जबरदस्त रूलर था, एक एबलेस्ट रूलर था, जिसका नाम था, उसका नाम था मेरे दोस्तों अलाउद्दीन हुसैन शाह। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह जो है ये बताइए ये किस डायनास्टी से ताल्लुक रखता था, ये रखता था इलियास शाही डायनास्टी से ताल्लुक, ठीक है। अच्छा और एक फेमस सुल्तान था इसी डायनास्टी का जिसका नाम था गियासुद्दीन आजम, उसका नाम था, क्या था, गियासुद्दीन आजम, क्या है, गियासुद्दीन आजम उसका नाम था। भागो ये जो गियासुद्दीन आजम जो सुल्तान था बंगाल का, इसने फ्रेंडली रिलेशंस, ठीक है, इसने फ्रेंडली रिलेशंस किसके साथ बनाए, इसने फ्रेंडली रिलेशंस चाइना के साथ इख्तियार किए, ठीक है। चाइना के साथ इसने फ्रेंडली रिलेशंस कायम किए ताकि हम ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दे सके, इसलिए इसने इनके साथ गियासुद्दीन आजम ने इसीलिए चाइना के साथ फ्रेंडली रिलेशंस
स्टार्ट किए, ठीक है। अच्छा, एक जबरदस्त मशहूर पोइट था जिसका नाम था मालाधार बसु। क्या उसका नाम था? मालाधार बसु। मालाधार बसु वही पोइट था जिसने श्री कृष्णा विजय कंपाइल की थी, ठीक है। ये कंपाइलड श्री कृष्णा विजय, याद रखना, श्री कृष्णा विजय। तो ये जो श्री कृष्णा विजय जो है, ये किस पोइट ने कंपाइल की थी? मालाधार बसु ने। देखिए, ये जो क्या इसका नाम था? मालाधार बसु, जो ये पोइट था, इसको बंगाल के सुल्तानस थे ना, बंगाल के सुल्तानस ने इसको पैटर्नाइज किया और इसको एक टाइटल दिया, दैट इज गुना राजा खान। आपसे पूछा जाएगा गुना राजा खान जो है ये किसका टाइटल था? ये किस पोइट को टाइटल दिया गया था? ये मालाधार बसु को टाइटल दिया गया था। किसने दिया था? बंगाल के सुल्तान, इसको गुना राजा खान कहते थे, उन्होंने उसको ये टाइटल दिया था। अच्छा, और दो जो राइटर्स थे, एक का नाम था शंकर देवा और दूसरे का नाम था चेतन्या और शंकर देवा जो है ना, दे आल्सो बिलोंग टू दिस टाइम, ठीक है। वो भी मतलब जब बंगाल एक प्रोविंशियल किंगडम थी उसी टाइम पे शंकर देवा और चैतन्य भी यहां हुआ करते थे, ठीक है। अच्छा, देखिए, ये जो प्रोविंस थी बंगाल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बंगाल की जो प्रोविंस थी ना, इट वाज ऑक्यूपाइड बाय शेरशाह सूरी। आपको पता है ना, शेरशाह भी जिसको हम बोलते हैं, शेरशाह सूरी एक ही बात है। जो शेरशाह सूरी है उसने बंगाल की प्रोविंस को फिर क्या किया था? शाबाश, कब्जा किया था, ऑक्यूपाई किया था। कब किया था? याद रखना है 1538 एडी में। ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा जरूर, ठीक है। अच्छा, होगी ये प्रोविंशियल किंगडम बंगाल की। नाउ नेक्स्ट प्रोविंशियल किंगडम हम पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे आप ही बताओ? आप तो लयो हो नहीं, आप तो बता नहीं सकते हो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे गुजरात से, ठीक है। गुजरात, अगर हम गुजरात की बात करेंगे, गुजरात ब्रोक अवे फ्रॉम दिल्ली, ये भी दिल्ली से ब्रोक अवे हुई, लेकिन कब? 1397 एडी में। कब? 1397 एडी में, जिस वक्त जफर खान रूल कर रहा था। क्या कर रहा था? जफर खान रूल कर रहा था। यानी कि देखिए, गुजरात ब्रोक अवे फ्रॉम दिल्ली इन 1397 अंडर जफर खान। जफर खान एज्यूम्ड टाइटल ऑफ सुल्तान मुजफ्फर शाह उसने टाइटल एज्यूम किया और अपने आप को किंग जो है यानी कि सुल्तान अपने आप को डिक्लेयर किया, ठीक है। उस सुल्तान मुजफ्फर शाह का एक ग्रैंड सन था। क्या था? सुल्तान मुजफ्फर शाह का एक ग्रैंड सन का था। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आप भी पॉइंट वाइज नोट करोगे। उसका एक ग्रैंड सन था, उसके ग्रैंड सन का नाम था अहमद शाह फर्स्ट। क्या था? अहमद शाह फर्स्ट उसके ग्रैंड सन का नेम था। और ये जो अहमद शाह फर्स्ट है, इसने एक सिटी बनाई। क्या बनाई? एक सिटी इसने डेवलप की, एक सिटी इसने बिल्ड की। उस सिटी का नाम क्या था? उस सिटी का नाम था अहमदाबाद। अहमदाबाद जो आप आज देख रहे हो ना, अहमदाबाद गुजरात, तो वही अहमदाबाद जो है दैट वाज फाउंडेड बाय ग्रैंड सन ऑफ सुल्तान मुजफ्फर शाह, जिसका नाम था अहमद शाह फर्स्ट। यानी कि अहमद शाह फर्स्ट बिल्ट न्यू सिटी अहमदाबाद। और इसके साथ साथ उसने जामिया मस्जिद बनाई। किसने? अहमद शाह फर्स्ट ने जामिया मस्जिद बनाई। जामिया मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, अगर आपसे पूछा जाएगा ना जामिया मस्जिद ऑफ अहमदाबाद किसने बनाई, वो भी बनाई थी अहमद शाह फर्स्ट ने, ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया टिन दरवाजा जो है ना, टिन दरवाजा भी अहमद शाह फर्स्ट ने ही बनाई थी। टिन दरवाजा भी अहमदाबाद में ही है। कहाँ पे? ये भी अहमदाबाद में है, ठीक है। हो गया ये गुजरात। अच्छा, गुजरात का के बारे में और 2-3 पॉइंट्स हैं अभी। देखिए, एक जबरदस्त एक प्रोमिनेंट रूलर था जिसका नाम था मोहम्मद बिगारा। ये अहमद शाह फर्स्ट के बाद आया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रोमिनेंट रूलर जो था अहमद शाह फर्स्ट के बाद, वो था मोहम्मद बिगारा। याद रखना, इस मोहम्मद बिगारा के रीन के दौरान क्या हुआ, जो पुर्तगीज वाले थे ना, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो पुर्तगीज वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप की थी। कहाँ पे? दीव में। दमन एंड दीव जो हम पढ़ते हैं ना, वही दीव जो है जगह आइलैंड, तो वहां पे उन्होंने क्या किया था, एक फैक्ट्री उन्होंने एस्टैब्लिश की थी। किसके टाइम पीरियड में? मोहम्मद बिगारा के टाइम पीरियड में। उसका एक कोर्ट पॉइंट था, ठीक है। उसका एक कोर्ट पॉइंट था जो एक संस्कृत स्कॉलर भी था, ठीक है। इस कोर्ट पॉइंट वाज संस्कृत स्कॉलर जिसका नाम था उदया राजा। क्या उसका नाम था? उदया राजा ने कौन सी बुक लिखी है? राजा विनोदा। उसने ये एक बुक लिखी है, राजा विनोदा, उसने एक बुक भी लिखी है। तो वही जो उदय राजा था, ये इसका एक कोर्ट पॉइंट था, ठीक है। ये संस्कृत स्कॉलर भी था। अच्छा,
इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट पे, लास्ट वाले जो इस पे पॉइंट ना, लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। 1572 एडी में, कुछ बुक्स लिखते हैं 1573 एडी में। अब ये उतना ज़्यादा मसला है नहीं, आपको ऑप्शंस में इतनी वेरिएशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। हाँ 15 इसको बंद करो। 1572 एडी या 1573 एडी की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम पे अकबर ने, ये जो प्रोविंशियल किंगडम थी गुजरात, अकबर ने इस गुजरात की प्रोविंशियल किंगडम को एनेक्स किया, ऑक्यूपाई किया, ठीक है, कब्जा किया। यानी कि अकबर जो है, अकबर एनेक्सड गुजरात इन 1572, यहाँ हम कहेंगे 1573 एडी, और उसको अपने एम्पायर का एक पार्ट बनाया, हो गया गुजरात। आप कौन पढ़ोगे बताओ? चलिए, मेवाड़ पढ़ोगे, कश्मीर पढ़ोगे या मालवा पढ़ोगे? मालवा, मालवा की अगर हम बात करेंगे, मालवा को एनेक्स किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? मालवा को एनेक्स किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कब एनेक्स किया था? 1305 एडी में। कब? 1305 एडी में। एंड दिस रिमेन्ड पार्ट ऑफ सल्तनत अंटिल दिलावर खान, याद रखना, दिलावर खान गोरी, दिलावर खान गोरी। देखिए, जब इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 एडी में एनेक्स किया ना, उसके बाद ये मालवा जो है ना, ये पार्ट रहा दिल्ली सल्तनत का। कब तक? 1435 तक ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट रहा। क्या रहा? दिल्ली सल्तनत का पार्ट रहा। और 1435 एडी में फिर क्या होता है? ये जो दिलावर खान गोरी होता है, जो इसका गवर्नर होता है, ठीक है, जो इसका गवर्नर होता है, इस मालवा का गवर्नर होता है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करार देता है, ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है। तो इसका मतलब है 1435 एडी तक ये अलाउद्दीन खिलजी का एक पार्ट था। इसको एनेक्स कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? 1305 एडी में। दिलावर खान गोरी कौन था? वो इस मालवा का गवर्नर था, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, जो मालवा किंगडम है ना, मालवा का जो प्रोविंशियल किंगडम था, ये पावरफुल बन गया। ये पावरफुल किसके रीन के अंडर बन गया? ये पावरफुल होशिंग शाह, ठीक है, ये पावरफुल होशिंग शाह के रीन के अंडर बन गया, ठीक है। और ये जो होशिंग शाह था ना, इसने इस सिटी को ब्यूटीफाई किया, इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ा दी, ठीक है। इसकी खूबसूरती जो है वो इसने और भी ज्यादा बढ़ा दी। कैसे? देखिए, यहां पे एक सिटी थी, उस सिटी का नाम था मांडू। क्या था? मांडू। इस मांडू में इसने एक जामिया मस्जिद बनाई, बहुत ही खूबसूरत जामिया मस्जिद बनाई। कहां पे? मांडू में। मांडू कहां पे है? मालवा में। और हिंडोल महल भी यहाँ पे बनवाया, और शबाश, जहाज महल भी इस मालवा किंगडम में बना दिया। किसने? ये सारी चीजें किसने किए? होशिंग शाह ने। इसके बाद नेक्स्ट जो रूलर था, एक जबरदस्त रूलर वो भी था, इसका नाम था मोहम्मद खिलजी। मोहम्मद खिलजी पढ़िए, मोहम्मद खिलजी की बात है, ठीक है, मोहम्मद खिलजी। लेकिन ये जो मोहम्मद खिलजी है ना, इसको डिफीट किया था राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा। आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखिए, हु डिफीटेड मोहम्मद खिलजी? इट वाज डिफीटेड बाय राणा कुंभा। नीचे ऑप्शन में होगा राणा कुंभा, राणा और कुछ होगा, राणा सागा होगा, कुछ भी होगा, तो आपको राणा कुंभा टिक करना है, ठीक है। तो मोहम्मद खिलजी को डिफीट किया था राणा कुंभा ने। उसके बाद लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, लास्ट वाला पॉइंट है इसका। मालवा बिकेम पार्ट ऑफ गुजरात। मालवा जो है ना, मालवा पार्ट ऑफ गुजरात बना। कब? 1531 एडी में। कब? 1531 एडी में मालवा जो है ये गुजरात का पार्ट बना। और आपको पता है फिर गुजरात, यानी कि गुजरात मालवा को समेट के, ठीक है, मालवा को कंबाइन करके, मालवा पहले ही गुजरात के साथ कंबाइन हुई थी ना, तो उसके बाद 1572 में गुजरात जो है ये अकबर ने इसको कब्जा किया था, है ना, 1572 या हम कहेंगे 1573 एडी में। यानी कि जब अकबर ने गुजरात को एनेक्स किया ना, उस टाइम पे गुजरात की किंगडम और मालवा की किंगडम मर्ज हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो मालवा है ना, मालवा पहले ही 1531 एडी में ही गुजरात के साथ मर्ज हो चुकी थी। And finally it was annexed by Mughals in 1562. लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए, ये तो उसके साथ मर्ज हो गई, लेकिन जिस वक्त मुगल्स आए ना, जिस वक्त मुगल्स आए, मुगल्स ने पहले मालवा किंगडम को अलग से क्या किया? अलग से कैप्चर किया, फिर गुजरात को अलग से किया, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि मालवा किंगडम जो है ये गुजरात का पार्ट बना था। अब लास्ट पे क्या हुआ? 1572 एडी का जब दौर था, तो उस वक्त मालवा भी और गुजरात भी ये दोनों मुगल के अंडर था, ठीक है, दोनों ये जो टेरिटरी है मुगल्स के अंडर थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कश्मीर।
ठीक है। कश्मीर, ये भी एक प्रोविंशियल किंगडम थी। कश्मीर के बारे में हम उतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये हमने एक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सारे पॉइंट्स इसके पढ़े हैं, लेकिन इतना याद रखना कश्मीर कंटिन्यू टू बी अंडर हिंदू रूलर्स अप टू 1339 तक क्या हो रहा था, जो कश्मीर था इसको हिंदू रूलर्स जो हैं वो रूल कर रहे थे। उसके बाद जो इसका पहला मुस्लिम रूलर था वो था शमसुद्दीन शाह। कौन था? शमसुद्दीन शाह, ठीक है। वो तो आपको पता है, रिंचन क्या, कौन? शबाश, रिंचन सदरुद्दीन शाह या रिंचन शाह, वो एक ही बात है, ठीक है। फिर वहां पे डिपेंड्स अपॉन ऑप्शंस, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में ही, ठीक है। अगर रिंचन होगा उसी को टिक करना है, अगर वहां पे शाहमीर होगा तो उसी को टिक करना है, ठीक है। ये कौन थे? दो थे ना, सुल्तान शमसुद्दीन और सुल्तान सदरुद्दीन, है ना। अच्छा देखिए, इसका इतना याद रखना, ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर जो था कश्मीर का वो था ज़ैनुल आबदीन। कौन था? ज़ैनुल आबदीन, जिसको हम बुडशाह भी बोलते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए लास्ट पे बुडशाह जब ये हो गया ना, इनकी डायनास्टी, जब शाहमीरी डायनास्टी खत्म हुई उसके बाद चकस ने भी इस पे रूल किया, चक डायनास्टी ने भी रूल किया। चक डायनास्टी के बाद ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे, 1586 में मुगल्स के अंडर ये कश्मीर चली गई, ठीक है। बस ये वाला पॉइंट लास्ट में इसमें इंपॉर्टेंट है। अकबर के अंडर 1586 एडी में कश्मीर जो है वो मुगल्स की टेरिटरी का एक पार्ट बना, ठीक है। अच्छा अब लास्ट में हम पढ़ेंगे मेवार। लास्ट नहीं है, अभी दो है अभी और। मेवार की अगर हम बात करेंगे, अलाउद्दीन खलजी जो है ना, अलाउद्दीन खलजी ने मेवार का जो कैपिटल था, मेवार की कैपिटल का नाम क्या था पता है किसी को? मेवार के कैपिटल का नाम था मेरे दोस्तों चैटोर। क्या उसका नाम था? चैटोर को अलाउद्दीन खलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खलजी ने पहले ही कब? 1303 एडी में कैप्चर किया था, ठीक है। उसके बाद लेकिन राजपूत रूल रेस्टोर हो गया वहाँ पे, ठीक है। राजपूत रूल जो है वो वहाँ पे रेस्टोर हो गया, और ये राजपूत रूल रेस्टोर किसने करवाया था? राणा हमीर ने। किसने? राणा हमीर ने करवाया था। 1326 to 64 फिर इसने ये यहाँ पे रूल किया था, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट रूलर था इस मेवार का, ठीक है, तो वो था राणा कुंभकर्ण जो है ना, इसने फेमस विक्ट्री टावर बनाया, ठीक है। राणा कुंभा, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हाईलाइट करके रखना। इसने विक्ट्री टावर बनाया। कहाँ पे विक्ट्री टावर बनाया? शाबाश, इसने विक्ट्री टावर बनाया जिसको हम बोलते हैं विजयास्तंभ भी उसको हम बोलते हैं, विजयास्तंभ भी उसको हम बोलते हैं, विक्ट्री टावर, या जिसको विजय स्तंभ बोलते हैं। दैट इज डेडिकेटेड टू विष्णु। तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था राणा कुंभकर्ण ने। कहाँ पे बनवाया था? मेवार में बनवाया था। कहाँ पे? मेवार में। कहाँ पे? चैटोर में, ठीक है। तो ये इसने किस लिए बनाया? ये इसने विजयस्तंभा जो है, ये विक्ट्री टावर इसने क्यों बनवाया था राणा कुंभकर्ण ने? ये इसलिए बनवाया था टू कमोमोरेट, किसकी याद में बनाया था? टू कमोमोरेट हिज विक्ट्री, यानी कि टू कमोमोरेट राणा कुंभकर्ण's विक्ट्री ओवर मोहम्मद खलजी ऑफ मालवा, ठीक है। समझ आया यहां तक? अच्छा, इसके बाद जो और एक इंपॉर्टेंट किंग जो था वो था राणा संग्राम सिंह, जिसको आप राणा सांगा के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो ये जो संग्राम सिंह था, राणा संग्राम सिंह जो था, इसने डिफीट किया था मोहम्मद सेकंड को। किसको? मोहम्मद सेकंड जो मालवा का था, इसने उसको भी डिफीट किया था। और इसने इब्राहिम लोदी जो है ना, इब्राहिम लोदी को भी इसने डिफीट किया था। कहाँ पे इब्राहिम लोदी को इसने कहाँ पे डिफीट किया था? बैटल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ घटोली कब हुआ था? 1518 में। यहाँ पे किसकी विक्ट्री हुई थी? यहाँ पे हुई थी विक्ट्री राणा सांगा की। लेकिन जो राणा सांगा है ना, राणा सांगा खुद इसको डिफीट किया था बाबर ने, यानी कि बाबर डिफीटेड राणा सांगा कब? 1527 में। कहाँ पे? बैटल ऑफ खनवा, KHANUA लिखो या KHANWA लिखो, एक ही बात है, ठीक है। बैटल ऑफ खनवा जो 1527 एडी में हुआ, ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था एक तो ये राणा सांगा के बीच में हुआ था और बाबर के बीच में होता है। इसमें किसकी जीत हुई? बाबर की। क्यों? क्योंकि उसने बैटल ऑफ खनवा में राणा सांगा को हराया था। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।